हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के एसआईपी प्रोग्राम में वेलकम है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, बॉटनी में जो भी क्लास 12 गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर यहाँ शुरू हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में पढ़ा था। उसके 4 इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम एंड गायनेशियम को हमने डायग्रामेटिकली कवर किया था। और फिर हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया था। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, इस पूरे चैप्टर को हम 3 इवेंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है बच्चों? कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट्स या प्रोसेस। यानी इस दरमियान हम क्या देखेंगे कि पौधों में गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर स्टामेन के अंदर मेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा और कार्पेल के अंदर फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होगा, और फिर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद पॉलिनेशन का जो इवेंट होता है वो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है। और जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से शादी का समारोह है। जैसे शादी में हमें प्रॉपर प्लानिंग होती है कि कहाँ शादी करना है, दूल्हा कौन होगा, दुल्हन कौन होगी, तो कुछ ऐसा ही इवेंट होने वाला है, ऐसा ही समारोह होने वाला है जिसका हमने इनिशिएशन शुरुआत तो कर ही दी थी पिछले क्लास में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो दूल्हे का घर है या दूल्हा है कहाँ रहता है, एक फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उस मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में एक्चुअल गेमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टेमेन को क्या कहते हैं? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टेमेन होता है। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है स्टेमेन। ये क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि इसमें मेल गेमीट का फॉर्मेशन इसी स्टामेन के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम स्टामेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि आखिर स्टामेन में कौन सी संरचना पाई जाती है। तो ये जो आपका डायग्राम दिया गया है ये स्टामेन का ही डायग्राम है। ये स्टामेन है जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपका फिलामेंट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है स्टामेन में, ये क्या है? इसका फिलामेंट है। और इसी फिलामेंट के एंड पे एक लोबुलर स्ट्रक्चर, 2 लोब का बना हुआ एक स्ट्रक्चर अटैच है एंड पे, इसे हम एंथर कहते हैं। ये क्या है? एंथर है। तो इस तरह से ये जो फिलामेंट है ये कनेक्ट कर रहा है किसको? एंथर को भी। और इसका जो दूसरा सिरा है वो कहाँ प्रेजेंट होगा फ्लावर के? क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो 4 फ्लोरल होल्स हैं, 4 जो घेरे होते हैं फूल के, वो थैलमस से अटैच होते हैं, वो थैलमस से अटैच होते हैं। तो ये जो पोर्शन है, जो टर्मिनल एंड है, जो दूसरा सिरा है, वो किससे अटैच होगा? ये होगा अटैच विथ थैलमस। और थैलमस को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसी थैलमस को क्या कहा जाता है? पुष्प का आसन, फूल का आसन, यानी
पुष्पासन, पुष्पासन माने थैलेमस, और उसी थैलेमस से ये स्टामेन का जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है वो अटैच होता है। तो जो भी स्टामेन में दूरी की गणना होगी वो थैलेमस से ही शुरू होती है, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ डिस्टेंस वो थैलेमस होता है। फ्लावर में जो भी हम डिस्टेंस वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं वो थैलेमस को बेस मान के करते हैं, यानी इसका वो सिरा जो थैलेमस से अटैच है वो थैलेमस के पास है कि नहीं, पास ही है। तो इसीलिए जो पार्ट थैलेमस से अटैच है उस पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, प्रॉक्सिमल। बच्चों आपने ये प्रॉक्सिमल किडनी का जब नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ा होगा। वही टर्मिनोलॉजी है। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड, डिस्टल मतलब दूर वाला एंड। तो देखिए इस फिलामेंट का जो दूसरा सिरा है ये कहाँ अटैच है? ये जो दूसरा सिरा है वो अटैच है एंथर से। तो एंथर वाला जो एंड है, एंथर वाला जो सिरा है फिलामेंट का वो कहलाता है डिस्टल एंड। ये क्या कहलाता है? डिस्टल एंड। और ये डिस्टल एंड किससे अटैच है? इसको लिख भी लेते हैं, अटैच्ड विथ एंथर। ठीक है। तो स्टामेन में क्या पार्ट होगा? तो स्टामेन इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो पार्ट से बना हुआ है। स्टामेन में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं इसके। एक पार्ट इसका कहलाएगा फिलामेंट, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? एंथर। तो ये बात सबको क्लियर है कि स्टामेन के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं? तो उसमें 2 भाग में स्टामेन डिवाइडेड होता है। एक जो स्टॉक लाइक, जो डंटी लाइक स्ट्रक्चर होती है वो होता है फिलामेंट, और इसके ऊपर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, जो छोटा सा लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंथर। तो एंथर का आपने देखा होगा, कोई भी फूल रहता है या किसी भी वृक्ष के नीचे जाइए जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो आपके ऊपर एक डस्ट, कलर्ड डस्ट जैसा चीज आपके शरीर पे भी आ सकता है या नीचे गिरा हुआ मिल सकता है। तो वो जो डस्ट लाइक येलो या रेड या ऑरेंज जो भी फ्लावर का कलर होगा उससे मिलता जुलता आपको एक डस्ट लाइक मटेरियल मिलेगा, आपके शरीर पे भी वो आ सकता है उड़ के हवाओं में। वो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली इसी एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो ये जो एंथर होता है क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का घर होता है। और ये जो एंथर होता है 2 पार्ट से बन के, मिल के बना होता है। ये 2 टुकड़ों से या 2 भाग से बना रहता है, और एक भाग को क्या कहते हैं? लोब, यानी 2 लोब से एंथर बना रहता है। ये जो एंथर है, इसमें कितने लोब्स हैं? इसका भाग कितना है? इसमें 2 लोब्स हैं। इसमें कितने लोब्स हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। लोब्स मतलब भाग। और एक लोब के अंदर आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, तो ये हो गया एक इसका सामने से जो लोब दिख रहा है, और बिल्कुल इसके पीछे ये दूसरा लोब इससे अटैच है। तो ये 2 लोब्स हैं। और जब इस लोब्स को एनालाइज किया जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, तो दोनों भाग में एक्चुअली दोनों के अंदर जो ईच लोब्स हैं उसके अंदर फिर 2-2 कैविटी, मतलब एक लोब के अंदर 2 कैविटी पाई जाती है। ईच लोब कंटेन्स 2
थीका। तो इस तरह से जो एंथर की पहचान होगी, जो एंथर के लिए टर्म होगा, टेक्निकली हम इसको किस ऐसे कहेंगे, क्योंकि इसके पास 2 लोब है तो इसके लिए टर्म का यूज होता है बाइलोब्ड। यानी एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है, 2 भाग वाला है, 2 भागा है, 2 भागा, तिभागा, ये सब नाम जो सुना होगा आपने। तो ये कैसा है, 2 भागा है, यानी 2 भाग में बना हुआ है, 2 पार्ट से बना हुआ है। और ईच भाग में, प्रत्येक भाग में 2-2 कैविटी है, 2-2 थीका है। तो थीका क्या है एक्चुअली इसका, बाद में यही थीका जब पोलन ग्रेन बन जाता है तो कैविटी और फाइनली ये पोलन सैक का भी निर्माण करता है। तो इसलिए चूंकि इसमें 2 थीका है ईच लोब के अंदर, तो इसको हम कहते हैं डाइथिकस। इसके लिए स्पेशल टर्म क्या है, डाइथिकस। तो एंथर की पहचान क्या है टेक्निकली, यानी एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस। तो टोटल थीका कितने हो जाएंगे, टोटल थीका एक लोब में 2 थीका, तो 2 लोब्स में 4 थीका, 4 थीका। यानी टोटल एंथर में हम क्या करेंगे, एंथर इज इक्वल टू 2 लोब्स, 2 लोब्स या 4 थीका। इसमें 2 लोब हैं और एक लोब में 2 थीका है, इसलिए कितना, 4 थीका हो गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज, टर्म में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो एंथर छोटा सा ऐसा है। अब इसी एंथर को अगर हम क्रॉस सेक्शनल इसका व्यू देखते हैं, अगर इस एंथर को हम बीच में से काट करके एक सेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखेगा, हमें ये अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा, जैसे कोई सिलिंड्रिकल चीज है उसको हम काटेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर। तो एंथर में भी क्या है, 2 लोब है और 2 लोब में 4 थिकनेस है, तो 4 सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है एक तरह से, मान लो 4 गो पेन है और अटैच कर दो तो क्या होगा, टेट्रागोनल अरेंजमेंट बनाएगा कि नहीं। उसी तरह ये इसमें क्या हो गया, 1 लोब है एंथर का, ये पहला लोब आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए। और इसी तरह ये आपको ये दूसरा लोब हो गया, यानी ये लोब 1 हो गया, लोब 1, और ये हो गया लोब 2 हो गया। और देखिए बच्चों ध्यान से, प्रत्येक लोब में क्या आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। इसमें ये देखिए, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कुलर। तो 4 सर्कुलर का जो पैटर्न होता है इसके लिए टर्म है टेट्रागोनल। इसके लिए क्या हम कहेंगे, ये 4 के फॉर्म में दिख रहा है, 4 सर्कुलर, तो टेट्रागोनल इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, टेट्रागोनल। 4 के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, टेट्रागोनल। तो एंथर कैसा है, टेट्रागोनल इन अरेंजमेंट। एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स आपका बन रहा है। इसके अंदर क्या बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, ये है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स है। और चूंकि पॉलन ग्रेन को ही कहते हैं माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जिस घर में बन रहा है उस घर को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। और एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, 4 टेट्रागोनल अरेंजमेंट होगा। तो ये डिस्कशन हो रहा है आपके एंथर के रंग रूप और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसी एंथर को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इसका जो बाहरी कवच है वो 4 दीवारों से बना रहता है। यानी ये 4 दीवारी के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन्स रहेंगे ये कहाँ पैदा बनते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये 4 दीवारी के अंदर बनते हैं, काफी इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। बात सच भी है, जैसे
जब शादी होने वाली रहती है किसी लड़के की, तो क्या घर वाले कितना उसका ख्याल रखते हैं, उसको मतलब घर से बाहर, जब जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता है तो उसे घर से बाहर निकलने में भी मनाही होती है, नहीं, यानी उसे सुरक्षित किया जा रहा है। जैसे शादी से पहले दूल्हे को एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, उसी तरह पॉलन ग्रेन भी तो दूल्हा है ना फ्लावर के लिए। फ्लावर का दूल्हा कौन है? और चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए, फ्लावर्स के लिए, तो ये तो ऐसे कहीं नहीं बन जाएगा, कहीं नहीं स्टोर हो जाएगा। तो ये भी पॉलन ग्रेन जो है एंथर के अंदर काफी सुरक्षित जगह रखा जाता है, जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए, बारात जाने के लायक ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इस दूल्हे के घर के बारे में डिटेल से जानते हैं, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? दूल्हे का घर है, पॉलन ग्रेन का घर है। अब देखते हैं इसके घर कितने दीवारों से बनी हुई है। घर दीवार से तो बन ही रहा है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो पॉलन ग्रेन का घर है, वो उसकी स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। और एंथर को ही बड़े प्यार से क्या कहा जाता है? माइक्रो एस्पोरेंजियम। माइक्रो एस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर। और जब एंथर का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इनमें 4 दीवारें दिखती हैं। यानी पॉलन ग्रेन कहाँ है? 4 दीवारी के अंदर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा? 4 दीवारी के अंदर, 4 वॉल्स। पॉलन ग्रेन, या फिर जब एंथर यंग होता है उस समय तो पॉलन ग्रेन बना नहीं रहता है, तो उस समय जो पॉलन को बनाने वाले टिश्यूज होते हैं वो उस घर के बिल्कुल सेंटर में होते हैं। जैसे दूल्हे को एकदम सुरक्षित छुपा के रखा जाता है, उसी तरह जो एंथर के अंदर इसका जो पॉलन ग्रेन का जो स्पेस है वो काफी डिफाइन है, काफी सुरक्षित है। तो देखते हैं, तो ये जो हमने पॉलन ग्रेन का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखा, इसमें आपको 4 लेयर्स दिख रही हैं। ये सबसे बाहरी लेयर है, ये पहला लेयर जो बाहर से अंदर की तरफ हम देखेंगे तो ये पहला लेयर है। ठीक है, पहला लेयर जिसे कहलाया जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? पहला लेयर है। और एपिडर्मिस क्या होता है? पौधों में का जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ लेयर होता है किसी भी पार्ट का, चाहे वो लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, उसका जो फर्स्ट लेयर ऑफ टिश्यूज क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मल लेयर है। ये किसी भी पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे रूट हो, स्टेम हो। द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। चूंकि ये एंथर का पहला पार्ट लेयर है वॉल का, तो ये भी क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा ही होगा। इसके बाद एपिडर्मिस क्या होता है? मोस्टली सिंगल लेयर ही होता है, एक लेयर ऑफ, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब इसको हम जब लेयर वाइज लेयर बात करेंगे तो एपिडर्मिस में कितने लेयर्स होते हैं सेल्स के? ये जो आपको दिख रहा है, जो नेक्स्ट डायग्राम में इसका मैग्नीफाइड डायग्राम है, इसमें आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दिख रहे होंगे। इसमें आपको एक एक लेयर के ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स आपको दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, रूट, स्टेम, लीफ का जब भी आप क्रॉस सेक्शनल मोनोकॉट, डाइकॉट का बनाते हैं तो ऐसे पहला लेयर बनाते हैं। तो एपिडर्मिस कैसा लेयर है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस कैसा लेयर है? एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। इसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। स्टेम में कहते हैं एंडोडर्मिस। चूंकि ये एंथर है
तो इसलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा और वो कहलाएगा एंडोथेसियम। तो एंडोथेसियम कैसा है? ये भी सिंगल लेयर का ही होता है, सिंगल लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये तो इतना सिंपल है। जो ये आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? एनाटॉमी ऑफ प्लांट ही तो पढ़ाया जा रहा है। एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं कैसे एक टिश्यूज का अरेंजमेंट किसी भी पौधे के भाग में होता है, लीफ, रूट, स्टेम में जो अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं उसी को हमको एंथर में पढ़ लेना है। जो एंथर के 4 वॉल्स है, ये भी सिंगल लेयर। और क्या कोई बता पाएगा कि जो एपिडर्मिस का जो सेल होता है उसका नेचर क्या होता है? वो किस नेचर का होता है? एनीवन? ये तो काफी कॉमन है कि ऑल एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस। ये एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं? पैरेनकाइमा होते हैं, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, तो एंडोथेसियम भी एक प्रोटेक्शन का ही काम करता है, वो भी सिंगल लेयर का ही होता है। तो दूसरा जो लेयर होगा इसमें, जो दूसरा लेयर बना रखा है, द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स, ये जो मैं दूसरा लेयर बना रहा हूं ये एंडोथेसियम है। दूसरी दीवार, ये दूसरी दीवार किसकी है? एंडोथेसियम। एंडोथेसियम, ये रेड वाली एंडोथेसियम। इसके बाद एक मोटी दीवार आएगी, मिडिल, एम से मिडिल, एम से मोटा, यानी मिडिल लेयर होगी वो मल्टीपल लेयर, मल्टीपल होगी। एम से मिडिल और एम से मल्टीपल, यानी मोर देन 1 लेयर का होगा। ये मोर देन कितना होगा? इसमें 2 से 3, 4 कितने भी लेयर्स होते हैं, यहाँ 2 लेयर दिखाया गया है डायग्राम में, यानी मोर देन 2 लेयर्स। तो एक लेयर ये हो गया और एक लेयर जस्ट इसके नीचे है, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर जस्ट इसके नीचे है। तो इसमें 2 लेयर ऑफ सेल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये कौन सा लेयर है बच्चों? यही है मिडिल लेयर, यही है मल्टीपल लेयर। एम से मिडिल और एम से मल्टीपल, याद ही हो जाएगा। एम से मिडिल और एम से मल्टीपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये 3 दीवारी क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर। आखिर ये सब सुरक्षा किसको मिल रही है? क्यों इतनी सुरक्षा है? तो सेंटर में कुछ ना कुछ होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन में फर्स्ट डायग्राम में हमने ये जो बनाया है सेंटर वाले, ये सेंटर में कुछ टिश्यूज, स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, उनको कहा जाता है एस्पोरोजीनस टिश्यू। ये क्या है? एस्पोरोजीनस टिश्यू। मतलब ये ही पॉलन ग्रेन का निर्माण करेंगे। एंथर के सारे सेल्स पॉलन ग्रेन नहीं बनाएंगे, जो अंदर के टिश्यूज हैं, बिल्कुल सेंट्रल टिश्यू हैं, वही पॉलन ग्रेन बना सकते हैं। और जो भी पॉलन ग्रेन बनाने वाले टिश्यूज हैं उनको हम कहते हैं एस्पोरोजीनस टिश्यू। यानी इन टिश्यूज से क्या फॉर्मेशन होता है? इन टिश्यूज से फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं ये एक्चुअली मियोसिस डिवीजन से बनते हैं। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, या बेसिक जो हमने बताया भी था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उसी डिवीजन को, उसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले गेमिट्स बन रहे हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है ये मियोटिक डिवीजन से होता है। तो ये हेप्लॉइड टिश्यूज होते हैं, नहीं हेप्लॉइड, आगे हम पढ़ेंगे भी। यानी जो एस्पोरोजीनस टिश्यूज है या प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं, जो एस्पोरोफिटिक पार्ट और गेमेटोफिटिक पार्ट,
आपको डाइवर्सिटी में पढ़ा भी होगा। यानी जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, स्पोरोफाइट्स होता है प्लांट का, वो डिप्लॉयड इन नेचर, यानी उसमें सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है जो पता होनी चाहिए। यानी स्पोरोजिनस टिश्यूज, वैसा एपिडर्मिस भी डिप्लॉयड होगा, एंडोथेसियम भी डिप्लॉयड होगा, बट जो पॉलन ग्रेन बनाने की कैपेसिटी है वो केवल किसमें है? इसी स्पोरोजिनस टिश्यूज में। ठीक है, अब यही आपका सबसे कीमती चीज हो गया, एक यंग एंथर। एंथर जब बिल्कुल नाजुक है तो उसके अंदर का जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू ही सबसे उसका एक तरह से जेम है, उसका खजाना है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यूज को सुरक्षा तो दे ही रहे हैं, यानी इसके बाहर जो टिश्यू होगा वो उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। यानी ये स्पोरोजिनस टिश्यूज को तो सुरक्षा चाहिए और उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसे भोजन पानी भी तो चाहिए। तो इसके बाद जो फोर्थ लेयर हमें इस क्रॉस सेक्शनल में दिखता है, जो फोर्थ लेयर दिखता है वो कहलाता है टैपेटम। ये फोर्थ लेयर जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज के बिल्कुल संपर्क में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज के कांटेक्ट में रह रहा है, ये है टैपेटम्स। तो ये टैपेटल लेयर से, ये भी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? जिसमें रेड न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये टैपेटम, ये क्या कहलाएगा? टैपेटम। और टैपेटम क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। तो बाहरी 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये केवल सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? स्पोरोजिनस टिश्यूज को। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पॉलन ग्रेन बन गया और वो एंथर में ही कैद रहेगा, दूल्हा तैयार हो गया और फिर घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो कैसे पहुंचेगा ससुराल? यानी इस एंथर को फटना होगा। तो ये लेयर्स के फटने से ही एंथर खुलता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो ये जब यंग है एंथर तो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे पॉलन ग्रेन्स बन गए तो यही लेयर ब्रेक भी करता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन बाहर आ सके। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस या रिलीज ऑफ एंथर, हम इसे कह सकते हैं, डेहिसेंस भी कह सकते हैं, या रिलीज ऑफ एंथर में ये हेल्प करते हैं, एंथर को बाहर निकालने में। रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, सॉरी पॉलन ग्रेन्स। ये हो गया 3 लेयर, 3 दीवारी क्या प्रोवाइड कर रही है? सुरक्षा। और अंदर का जो होता है घेरा, टैपेटम कहते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये कैसा है? इनर मोस्ट लेयर। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन किसको दे रहा है? इसी स्पोरोजिनस टिश्यूज को। न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी ये 4 लेयर्स स्पोरोजिनस टिश्यूज के माई बाप हैं, यानी फादर होते हैं, वो सुरक्षा देने के लिए वॉल्स हैं ये 3 लेयर्स, और ये एक तरह से मदर है इनकी टैपेटम, जो इनको न्यूट्रिशन दे रही है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की मां कौन हो गई? टैपेटम हो गई, और इसके पिताजी कौन हो गए? ये लेयर्स हो गए, आउटर लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स इसके प्रोटेक्टिव गार्जियन हो गए, और ये मदर का काम कर रही हैं टैपेटम।
अब चूंकि टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस काफी बड़ा बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होगा, न्यूक्लियस इसमें काफी बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है, जो कि अच्छा अच्छा भोजन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, विटामिन्स बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स बनाएगा अपने स्पोरोजिनस टिश्यू के लिए। तो इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है और इसमें भर भर के साइटोप्लाज्म होगा। इसमें क्या होगा? खूब डेंस साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में कैसा होगा? इसमें साइटोप्लाज्म भी कैसा होगा? बिल्कुल डेंस होगा, गाढ़ा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक भोजन का निर्माण हो सके। बच्चे को पौष्टिक भोजन चाहिए, तो पौष्टिक भोजन बना कौन रहा है? टेपेटम। तो टेपेटम में वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और फिर साइटोप्लाज्म भी काफी गाढ़ा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होंगे? डेंस साइटोप्लाज्म। तो अभी हमने एंथर के लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया। इसके 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। और ये चारों दीवार क्या कर रहे हैं? इसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि जब एंथर यंग है तो इसे कोई जब एंथर यंग है तो स्पोरोजिनस टिश्यूज को कोई हानि ना पहुंचे, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि यही जेम है, यही खजाना है एक एंथर के लिए। और इसी खजाने से क्या बनने वाला है? पोलन ग्रेन्स। इस खजाने से क्या बनेगा? इस स्पोरोजिनस टिश्यूज से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, जो कि दूल्हा है, दूल्हा तैयार होगा। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन के निर्माण के जो प्रोसेस होगा, जो विधि होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, तो इस बनने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखते हैं बच्चों कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। ये एंथर दिखाया गया है। जब एंथर मैच्योर हो गया, यानी इसमें पोलन ग्रेन्स बन गए, इसमें जब ये पोलन ग्रेन्स बहुत सारे बन गए, तो देख रहे हैं बच्चों कि ये एंथर का जो एंथर की जो थीका थी, थीका, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पोलन सैक में। पोलन थीका किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? पोलन सैक्स में। क्यों? जब ये नाजुक होगा एंथर, तब ये अंदर का टिश्यू काफी कॉम्पैक्ट होगा, कसा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इसमें पोलन ग्रेन्स बनने लगेंगे, इसके बाद ये अंदर से खोखला होने लगेगा। और इसी कैविटी को कहते हैं क्या? इस कैविटी को, स्पेस को कहते हैं पोलन सैक्स, पोलन का घर, पोलन की कैविटी। और ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स तो है ही, पोलन ग्रेन्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये पोलन ग्रेन्स में किसी एक पर्टिकुलर जगह से ही रिलीज या बाहर निकल रहा है, ये कहीं से नहीं निकल जाएगा। तो ये किस जगह से निकलेगा? तो हमने जो पोलन जो एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें 2 लोब पढ़ा है, और एक लोब के बीच में, एक लोब के अंदर 2 थीका है। तो ये आपके थीका दिख रहे होंगे, जो यंग होंगे तो काफी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा। ये थीका था, और चूंकि 2 थीका के बीच में भी एक लेयर होती है, जिसे हमने पढ़ा होगा प्रीवियस डायग्राम में, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये 2 थीका के बीच में लाइन ऑफ डेहिसेंस है, जिससे कि 2 थीका अटैच रहता है, अटैच
विद थीका, थीका को अटैच करता है। तो जब थीका को अटैच करने वाला लेयर कमजोर होता है, ब्रेक होता है, वहीं से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है। यानी पॉलन कभी भी इनके टूटने से नहीं रिलीज होगा, यानी जब दो लोब्स सेपरेट होंगे तब कभी भी पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होगा। जब किसी एक लोब के बीच का जो थीका है, जो थीका को जोड़ने वाली जो दीवार है, वो वॉल टूटती है, कमजोर होती है, फटती है, तभी पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। जैसे कि कभी कभी आपके कुछ कपड़े पुराने हो जाते हैं, शर्ट पुराना हो जाता है, तो क्या होता है, जबरदस्ती या फिर मोटे हो गए, आप थोड़ा सा फूल गए, खा पी के मोटा गए, तो पुराने कपड़े आपको टाइट होने लगते हैं, तो वो किसी एक पार्टिकुलर जगह से जहां सिलाई चली रहती है वहां से देखेंगे कि वो उखड़ रहा है। यानी जहां कमजोर पार्ट होगा वहां से क्या होगा, वो फटना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरह ये जो एंथर है वो कहां से फटेगा, जहां उसका कमजोर पॉइंट, वीक पॉइंट होता है। तो वीक पॉइंट कौन होगा, द जंक्शन बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन टू थिक्का का जोड़ने वाला जो लेयर होगा वो कमजोर होता है, और उसके फटने से ही पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। यानी पॉलन ग्रेन्स रिलीज कहां से होंगे, पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम द जंक्शन या अटैचमेंट जंक्शन बिटवीन टू थिक्का ऑफ सेम लोब, सेम एक लोब के जो दो थिक्का है उनके जंक्शन से, उनके फटने से ही पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है। और इसी रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, और ये फटेगा कैसे, जब सूख जाएगा। ये रिलीज कब होता है, पॉलन रिलीज कब होगा, एंथर बिकम्स डिहाइड्रेट, जब सूख जाएगा डिहाइड्रेट होगा, एंड डेसिकेशन, यानी उसकी चीजें कमजोर होंगी, डेसिकेट होंगी, टूटेंगी, तभी क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है एट दी जंक्शन ऑफ टू थिक्का। तो इतना क्लियर है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ रिलीज इज डेहिसेंस। तो टर्म में, बायो में आपको टर्म पे काफी ध्यान रखना है, टर्म से ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका फॉर्मेशन होता है। डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ, निकलना, रिलीज ऑफ pollen grains from एंथर। ये पॉलन ग्रेन कहां से रिलीज हो रहा है, एंथर से। कब रिलीज होगा, जब एंथर सूख जाएगा, जब एंथर के वॉल्स कमजोर हो जाएंगे, यानी पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो अपने आप हटेगा। आपने बहुत सारे पौधों में ऑब्जर्व भी किया होगा या देखा भी होगा कि किसी खास सीजन में किसी पौधे के पास या नजदीक जाने पे शरीर में रैशेस, एलर्जी टाइप का होने लगता है। वो हमें दिखता तो नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का साइज भी काफी छोटा होता है, माइक्रोमीटर में होता है, तो गुच्छों में तो दिख जाएंगे, लेकिन सेपरेट रहेंगे तो नहीं दिखेंगे। तो यही पॉलन ग्रेन्स अगर कलरफुल हैं तो दिख सकते हैं। अगर बहुत सारे पौधे के पॉलन ग्रेन्स
में एक पर्टिकुलर कलर भी नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, तो वैसे पोलन ग्रेन्स दिखेंगे भी नहीं, लेकिन जो कलर्ड वाले हैं वो तो ऑब्जर्व हो जाते हैं। और ये बहुत सारे एलर्जी क्रिएट करते हैं, आपके हाथों में, स्किन्स में एलर्जी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, आपकी खांसी बढ़ सकती है। तो होता है हर सीजन में, हर पौधों का अपना अलग अलग टाइम होता है फ्लावरिंग का, तो उस पर्टिकुलर सीजन में वो अपना पोलन ग्रेन्स हवा में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि एंथर फटेगा तो, और पोलन ग्रेन्स काफी हल्का भी होता है तो हवा में घुल गया। तो उस पौधे के आसपास अगर कोई एलर्जिक पर्सन जाता है, सेंसिटिव पर्सन जाता है, तो उसे तो दिखेगा कि अरे आसपास तो कुछ है नहीं, फिर भी मेरे हाथ में ये खुजली क्यों होने लगी, मुझे बार बार छींक क्यों आने लगी, मेरा गला क्यों खराशने लगा। तो ये एक्चुअली जो हवा में उस समय जो पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए रहते हैं, वो हमारे सांसों के अंदर, हमारे लंग्स में तो नहीं पहुंचेंगे, ब्रोंकस वगैरह में पहुंच जाते हैं, विंड पाइप में, और बहुत सारे एलर्जी, ब्रोंकाइटिस भी कर सकते हैं। तो ये सारे फेनोमेनन पोलन ग्रेन से रिलेटेड है, जो हम पढ़ेंगे भी। तो इसी को पोलन एलर्जी भी कहते हैं। तो जो एंथर का डेहिसेंस है, ये जरूरी भी है, अगर ये पोलन ग्रेन्स रिलीज ना हो तो फिर प्रॉपर पॉलिनेशन भी नहीं होगा। हम पॉलिनेशन में इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी देखते हैं कि आखिर ये जो पोलन ग्रेन बन रहा है ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखते हैं पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है या इसका ये क्या है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, क्योंकि पोलन का निर्माण तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू से हो रहा है, जो कि डिप्लॉयड है। तो चलिए अब थोड़ा पोलन ग्रेन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। पोलन ग्रेन्स, पोलन पराग क्या होता है, इसको और क्या कहते हैं? पराग भी कहते हैं। पराग सुना है नाम? पराग, पराग कण, पोलन ग्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन कैसे बनता है? ये पोलन ग्रेन का सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि पोलन ग्रेन का एक्चुअली पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन, पोलन फॉर्मेशन, पोलन फॉर्मेशन। देखते हैं पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो एंथर के एंड में हमने क्या, जो डायग्राम हमने एंथर का बनाया था उसमें हमने अभी जब वॉल्स की डिस्कस कर रहे थे तो उसमें 4 लेयर्स हमने पढ़ा, और इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू से ही इसका निर्माण होता है। तो किससे निर्माण होता है? फ्रॉम, ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन से टिश्यू से? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ एंथर। एंथर के अंदर हो रहा है, जिसको हमने डिस्कस किया भी। अब देखते हैं कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू से हो रहा है या नहीं। इसको अगर हम सिंबॉलिक लिखें तो इधर लिख देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, और इसी सेल से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये विधि है,
क्योंकि पॉलन ग्रेन का निक नेम क्या है बच्चों, मैंने बताया भी था, बार बार बताया है, माइक्रो स्पोर। पॉलन ग्रेन का निक नेम क्या है, इसके घर का नाम क्या है, पॉलन, या मोस्ट साइंटिफिक नेम, सिस्टमेटिक नेम, इसे माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है कि साइज बहुत छोटा है, स्पोर जैसा है, तो माइक्रोस्पोर कहा दिया। अब पोलाइडी की बात करें तो जो भी स्पोरोजिनस टिश्यूज के जो सेल्स होंगे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, ये तो ग्रुप ऑफ सेल है ना, प्लांट सेल है, ये टिश्यू है तो इसमें बहुत सारे सेल्स से बना है। इनर मोस्ट सेल्स हमने पढ़ा भी था डायग्राम में, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के सेल्स हैं और ये सारे सेल्स की पोलाइडी क्या होगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होंगे कि पेयर में होंगे, पेयर में होंगे, क्योंकि ये स्पोरोजिनस स्पोरोफिटिक पार्ट है, यानी ये डिप्लॉयड होता है 2n। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, क्योंकि ये गैमीट बनाता है इसीलिए ये होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होगा, और ये होगा डिप्लॉयड नहीं होगा, गैमीट है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये बनाएगा, गैमीट बनाएगा। तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनने की विधि को कौन सा डिवीजन होगा, कौन सी विधि से कोई भी डिप्लॉयड सेल 2n वाला सेल n सेल बनता है, तो वो आपका है मियोसिस, यानी यहां मियोसिस डिवीजन होगी। हो गया, यहां क्या हो रही है, मियोसिस। और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू का अगर एक सेल को हम लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे सेल में कैपेसिटी है, स्पोरोजिनस टिश्यूज के सारे सेल्स कैपेबल हैं पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, इसीलिए तो स्पोरोजिनस टिश्यू है। यानी स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ ही जाता है, ऑल द टिश्यूज, ऑल द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। ये सारे सेल्स में कैपेसिटी होती है। तो एक सेल की पहले बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे कहानी को। यानी इसका एक सेल अगर हम लेते हैं, एक सेल, सिंगल सेल, तो ये तो डिप्लॉयड होगा। ये कैसा होगा, ये वही होगा, इसी का एक सेल है, 2n है। और बच्चों मियोसिस में कितना डिवीजन होता है, 2 बार सेल डिवाइड करता है। मियोसिस में सेल कितने बार डिवाइड करेगा, सेल 2 बार डिवाइड करेगा। यानी एक डिवीजन में क्या होगा, एक सेल से, पहले डिवीजन में ये एक सेल से मान लीजिए ये 2 सेल बन गया, ये 2 सेल बन गया फर्स्ट डिवीजन में, और फिर ये दूसरे डिवीजन से 2 सेल मिलके कितने सेल बनाएंगे, 4 सेल। कितने सेल, 2 सेल से बन गया 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। कितने सेल टोटल, कितने सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। यानी ये हो गया फर्स्ट स्टेज, क्या हो गया, मियोसिस 1। फर्स्ट को क्या कहेंगे, मियोसिस 1, और दूसरे स्टेप को मियोसिस 2। और मियोसिस के कंप्लीट डिवीजन में 4 सेल्स का निर्माण होता है। क्योंकि ये प्लांट सेल हैं, ये सेल वॉल से अटैच रहते हैं, ये अलग अलग, शुरुआत में ये अलग अलग नहीं होते हैं, इनके बीच में क्या है, सेल वॉल भी है, इनके बीच में ये सेल वॉल से हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन से ये क्या है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से। और 4 का ग्रुप अगर एक साथ बंधा हुआ है तो 4 के लिए क्या है, टेट्रा। टेट्रा माने 4। तो ये सिंगल पोलन ग्रेन नहीं है, ये पोलन का टेट्राड है। पोलन का क्या है, टेट्राड है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलन टेट्राड। इसको क्या कहते हैं,
पोलन टेट्राड, यानी इसमें 4 हैं और चारों की पोलैरिटी क्या होगी, चारों जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन भी क्या है, एक प्लांट का सेल है, और क्या है, और कुछ तो है नहीं, यानी सबकी पोलैरिटी क्या होगी, 4, इसका भी n, इसका भी n, यानी यहाँ पे 4n है, 4 सेल्स हैं। और ये पोलन टेट्राड बनने के बाद क्या होता है कि ये जैसे जैसे एंथर सूखने लगता है, डिहाइड्रेट होने लगता है, इसकी दीवारें कमजोर होने लगती हैं, इसकी दीवारें क्या होंगी, समय के साथ टूटेंगी। जब ये सेपरेट होगा तो फाइनली क्या होगा, चारों अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। तो इन्हीं सेल्स से क्या बनेंगे, जो 4 का जो गुच्छा है वो गुच्छा अलग अलग हो गया, ये पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो गए, तब इनको हम कहेंगे प्रॉपर पोलन ग्रेन्स। तब हम इनको क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। यानी अब भी इनकी पोलैरिटी तो वही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सबका एक ही जगह से है, एक ही प्रोसेस से है, बट चेंज क्या हो रहा है कि पहले ये जुड़े हुए थे और फिर क्या हो रहा है, कुछ समय बाद जैसे पोलन जब मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होगा तो ये दीवारें टूटेंगी। जब दीवार टूटेगा तो फिर आदमी एक साथ कैसे रह सकता है, फिर वो सब स्वतंत्र हो जाते हैं, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर इनको कहा जाएगा माइक्रोस्पोर कह लीजिए या फिर पोलन ग्रेन्स, यही कहलाते हैं माइक्रो स्पोर या पोलन ग्रेन या पोलन ग्रेन्स। तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है, किस टिश्यू से, एंथर के एकदम अंदर वाले टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो एंथर का कीमती खजाना था, स्पोरोजीनस टिश्यू। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, और हम जानते हैं कि मियोसिस में सेल, एक ही सेल 2 बार डिवाइड होता है, तो 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे, और फिर इन्हें पोलन टेट्राड कहा जाएगा, या माइक्रोस्पोर टेट्राड भी हम कह सकते हैं। पोलन के लिए पोलन और माइक्रोस्पोर्स सिनोनिम्स हैं, तो ये एक दूसरे से रिप्लेस होगा शब्द, तो बन गया पोलन टेट्राड, फिर वॉल्स रिलीज हो गए और बन गया पोलन ग्रेन। तो कितना आसान है। तो ये जो प्रोसेस है स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बना, इसी प्रोसेस को कहेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो कितना सिंपल है, आपको यही याद हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा। तो इसी के लिए अगर हम टर्म में करें माइक्रो स्पोरो, पहले विधि जानिए फिर टर्म जानिए, जेनेसिस। प्रोसेस को अगर आप समझ लिए तो टर्म तो दे ही देंगे, नाम उसका नाम तो दे ही सकते हैं, नहीं विधि जान लिए तो नाम देने में क्या है, नाम तो दिया ही जा सकता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा, तो अगर लिख भी लेते हैं, बोर्ड में आपको लिखना भी पड़ेगा डेफिनेशन बहुत जगह, तो आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, द प्रोसेस विधि ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन, दूल्हे का, पोलन ग्रेन। यही तो है दूल्हा इस बारात का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से बनेगा भाई, फ्रॉम स्पोरोजीनस टिश्यू। अब कौन से, बाय रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ
मियोसिस। तो यही क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्यों? पोलन ग्रेन्स को आप माइक्रोस्पोर ही लिखिए, माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू थ्रू रिडक्शनल डिवीजन।